चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को समरी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो हम लोग के पास समरी में बोला कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज डन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो ये हम लोग के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे क्या बोला कि 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। जो हम लोग के पास करेंट इन्वेस्टमेंट होता था, दूसरा जो होता था वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे करते थे, तो यहाँ पे रेडियली रिलाइजेबल एंड इंटेंडेड टू बी हेल्ड नॉट मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ पे 1 ईयर से ज्यादा इंटेंशन नहीं होना चाहिए होल्ड करके रखने का, जो जिस इन्वेस्टमेंट का, उसे हम लोग बोलते थे करेंट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या बोला कि अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग के पास 2 इन्वेस्टमेंट हो गया, एक करेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया लॉन्ग टर्म। करेंट में जिसका इंटेंशन 1 ईयर से ज्यादा नहीं होगा होल्ड करके रखने का, उसे हम लोग करेंट इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज हम लोग बोलेंगे उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर वैल्यूएशन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट, तो करेंट इन्वेस्टमेंट का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और फेयर वैल्यू अगर फेयर वैल्यू कब लेते हैं, तो फेयर वैल्यू जब मार्केट में लिस्टेड होता है। जब मार्केट में लिस्टेड होता है मतलब स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर लिस्टेड होगा या जो भी सिक्योरिटीज होगा वो लिस्टेड होगा, उस केस में हम लोग जो स्टॉक मार्केट का प्राइस चल रहा होता है वो हम लोग लेते हैं। मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा होता है वो लेते हैं। अदरवाइज अगर लिस्टेड नहीं होता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस टाइम में हम लोग वहां पे लेते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये हम लोग के पास हो गया करेंट इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस तरह से वैल्यूएशन करते हैं, तो उससे हम लोग करते हैं कॉस्ट और उसमें से प्रोविजन को माइनस करते हैं, या डिक्लाइन जो भी होता है, डिक्लाइन या प्रोविजन एक ही बात हुआ, उससे हम लोग माइनस करते हैं। अगर ये परमानेंट डिक्लाइन है तब, यहाँ पे टेम्परेरी डिक्लाइन होगा तो उससे हम लोग कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट आगे कि हम लोग रिक्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। एक बार हम लोग माने थे कि करेंट इन्वेस्टमेंट है, बाद में जाकर के हम लोग को अगर मानना है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए करेंट इन्वेस्टमेंट से हम लोग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्लासिफिकेशन करना है, तो उस तरह से हम लोग किस तरह से रिक्लासिफिकेशन इसे करने वाले। तो देखिए करेंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग किस तरह से यहाँ पे क्या करते थे, दिखा देते हैं। इसका वैल्यूएशन हम लोग किस तरह से करते थे, इसे हम लोग करते थे कॉस्ट और उसके बाद जो हम लोग के पास था एक फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इस दोनों में हम लोग लोअर लेते थे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू में। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू में हम लोग लोअर लेते थे। तो करेंट इन्वेस्टमेंट से जब हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जाएंगे तो यही हम लोग प्रिंसिपल का यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, जहाँ पे कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करने वाले या रिक्लासिफिकेशन करने वाले। देखिए फ्रॉम करेंट टू लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, यही अगर हम लोग क्या करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से क्या चीज में, तो हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से करेंट इन्वेस्टमेंट में अगर वैल्यूएशन करना चाहते हैं, रिक्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग किस चीज पे वैल्यूएशन कर देते हैं, तो इसे कॉस्ट पे कर देते हैं। अगर इसमें से और माइनस भी कर सकते थे हम लोग प्रोविजन को, कब, तो जब प्रोविजन क्या होता था, परमानेंटली डिक्लाइन वाला प्रोविजन होता था, तो उस टाइम में हम लोग उसे माइनस करते थे। अदरवाइज हम लोग कॉस्ट वैल्यूएशन करते हैं। तो कॉस्ट और जिसे एक हम लोग बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब जो भी कॉस्ट होगा उसमें से जो भी प्रोविजन का अमाउंट होगा वो माइनस करने के बाद। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या बोला कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम लोग करेंट इन्वेस्टमेंट में क्लासिफिकेशन करेंगे, रिक्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। कॉस्ट मतलब तो कॉस्ट हो गया, और कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे कॉस्ट में से प्रोविजन जब माइनस किया जाता है तो उससे क्या बोला जाता है, कैरिंग अमाउंट। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को रिक्लासिफिकेशन। और डिस्पोजेबल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो डिस्पोजेबल करने टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ हम लोग ट्रांसफर करते थे, तो जो भी हम लोग के पास सेल प्रोसीड होता था उसमें से कॉस्ट को माइनस करके एवरेज कॉस्ट बेसिस पे या फीफो बेसिस पे कॉस्ट को माइनस करने के बाद हम लोग क्या करते थे, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे। इन केस ऑफ पार्शियल सेल यूज वेटेड एवरेज मेथड, तो हम लोग जब पार्शियल सेल होता था उस टाइम में हम लोग यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड को यूज करते थे। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, या यहाँ पे लिखना चाहिए इसे फीफो बेसिस, अगर सबसे बोलेगा तो फीफो बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं जब पार्शियल सेल होगा तो। और यहाँ पे हम लोग के पास इंटरेस्ट के बारे में, डिविडेंड के बारे में अकाउंटिंग किस तरह से करना है वो हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए एक प्री एक्विजिशन पीरियड हो गया, कि प्री एक्विजिशन एक क्या हो गया यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन। तो प्री एक्विजिशन का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट अकरिंग बिफोर एक्विजिशन। तो एक्विजिशन मतलब जिस दिन परचेज है उससे पहले वाला जो भी इंटरेस्ट है, उससे पहले वाला जो भी इंटरेस्ट है एक वो हो गया। और पोस्ट एक्विजिशन मतलब जो इस दिन यहाँ पे परचेज किया गया उसके बाद का इंटरेस्ट कितना है। तो देखिए मान लेते हैं कि इंटरेस्ट का ड्यू डेट जो है वो क्या कब कब है, तो यहाँ पे 30 सितंबर और एक हो गया मान लेते हैं क्या, तो यहाँ पे मार्च में हम लोग मान लेते हैं, मार्च 31 मार्च आइए हम लोग मान लेते हैं। तो अगर इस बीच में कभी भी यहाँ मान लेते हैं कि कब हुआ परचेज, तो यहाँ पे परचेज हो रहा है 1 मान लेते हैं 1/6/2021 इस डेट को परचेज हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 महीने बाद परचेज हो रहा है। तो जिस दिन परचेज हुआ तो यहाँ पे इससे पहले वाला जो भी इंटरेस्ट होगा उसे हम लोग प्री इंटरेस्ट मानेंगे, और इसके बाद वाला जो भी इंटरेस्ट होगा उसे हम लोग पोस्ट पीरियड का यहाँ पे इंटरेस्ट मानने वाले। जब आप लोग
प्री एंड पोस्ट वाले जब पढ़ लोगे चैप्टर तो यहाँ पे उस टाइम में आप लोग को अच्छे से क्लियर ये वाले पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से डिविडेंड में हम लोग कैसे करेंगे, तो जो भी डिक्लेयर होगा, जो भी डिक्लेयर फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिक्लेयर होगा, मतलब पहले ही डिक्लेयर हो जाएगा, एक्विजिशन करने से पहले वाला जो भी प्रॉफिट है उससे डिक्लेयर जो भी होगा डिविडेंड, तो उसे हम लोग प्री बोलेंगे। और उसके बाद अगर जब भी होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट। उसके बाद अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे, तो डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जो प्री एक्विजिशन पीरियड होगा उसे हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करते हैं, और रिकॉग्नाइज एज इनकम, जो भी पोस्ट का एक्विजिशन होता है उसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर देते हैं इनकम के। इसका हम लोग ने बहुत सारा सम्स किया था जिसमें हम लोग को डिविडेंड मिलता था, किसका, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जब भी मिलता था तो उसे हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट करते थे। तो ये हम लोग के पास हो गया था किसका, समरी हो गया। अब समरी तो ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स अक्वायर्ड 200 शेयर ऑफ अ कंपनी ऑन कम राइट बेसिस। तो यहाँ पे कम राइट बेसिस पे अक्वायर किया फॉर रुपीज कितना में, तो 70,000 में यहाँ पे 200 शेयर अक्वायर किया है कौन, तो मिस्टर एक्स। ही सब्सिक्वेंटली रिसीव एन ऑफर टू राइट टू अक्वायर फ्रेश शेयर इन द कंपनी इन प्रोपोर्शन ऑफ 1:1 एट ₹107 ईच। तो इसे ऑफर भी मिला कि 1:1 के रेशियो में आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू फ्रेश इशू। उसके बाद ही डज नॉट सब्सक्राइब बट सेल ऑल द राइट फॉर ₹12,000। तो जो भी इसे राइट मिला था उसे 12,000 में ये सेल कर दिया ये। उसके बाद क्या बोला, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट हैज ऑल्सो गोज डाउन टू 60,000। तो जो यहाँ पे 70,000 था वो उसका मार्केट प्राइस अभी कितना हो चुका है, 60,000 हो चुका है। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस केस। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है वो हम लोग को बताना। देखिए मिस्टर एक्स सबसे पहले परचेज किया था 200 शेयर कितना में, तो यहाँ पे 70,000 में 200 शेयर परचेज किया था। उसके बाद इसे राइट इशू मिला, राइट इशू कितना रेशियो में, तो 1:1 के रेशियो में, जिसका राइट का प्राइस कितना होने वाला था, तो 107 होने वाला था। बट यहाँ पे राइट इशू में ये कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी था ये राइट इशू में जो भी शेयर मिला था इसे ये कितने में बेच दिया, तो ये बेचते 12,000 में। और जो इसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ था यहाँ पे जो दे रखा हुआ था हम लोग के पास यहाँ पे क्या दे रखा हुआ था, 70,000 का जो है हम लोग का प्राइस दे रखा था वो यहाँ पे डाउन होकर कितना हो गया 60,000। ओके, तो सॉल्यूशन में चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन चलिए देख लेते हैं इसका। ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिए ये जो होगा एज पर AS 13 के हिसाब से हम लोग का होगा। देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास था वो क्या था, 70,000 का था जो शेयर था जो भी था वो 60,000 हो चुका है। और उस टाइम में राइट इशू मिला था, राइट इशू को सेल करके कितना इसे मिला था, 12,000 मिला था। ये तो समझ में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए डिक्लाइन कितना हुआ था, 70,000 से कितना हो गया 60,000 हो चुका है प्राइस। तो डिक्लाइन कितना हुआ, तो डिक्लाइन इस केस में हुआ 10,000। और जो सेल करके इसे पैसा मिला था राइट इशू को वो कितना मिला था, तो इसे मिला था 12,000। तो ये जो 2,000 होगा उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में के साथ एडजस्ट करेंगे, और बचा हुआ जो 10,000 था उसे हम लोग इसी डिक्लाइन के साथ एडजस्ट कर देंगे। यही हम लोग को किस तरह से एग्जाम में लिखना है वो यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए एज पर AS 13 वेयर द इन्वेस्टमेंट आर अक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस। जब कम राइट बेसिस पर यहाँ पे क्या किया गया था, इन्वेस्टमेंट को अक्वायर किया गया था। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट फॉर विच दे आर अक्वायर्ड। तो यहाँ पे जिस प्राइस पर अक्वायर किया गया था वो राइट इशू के जस्ट बाद यहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया। तो यही चीज बोला। फिर इट में बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द सेल प्रोसीड ऑफ द राइट टू reduce the carrying amount of the such investment to the market value। तो देखिए जो भी इसे सेल प्रोसीड मिला था 12,000, इस 12,000 को एडजस्ट करना होगा कितने एक्सटेंट तक, जितना ये लो हो चुका है, कितना से लो हो चुका है, तो 10,000 से यहाँ पे क्या हो चुका है, लो हो चुका है। इसका जो प्राइस था 70,000 उससे यहाँ पे डिक्लाइन करके कितना हो गया 60,000। तो जितना प्राइस तक यहाँ पे वैल्यू क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, उतना वैल्यू जो इसके सेल प्रोसीड से होगा उसे यूज किया जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बोला, इन दिस केस the amount of X right value of 200 share bought by the X immediately after the declaration of the right falls to 60,000। तो यहाँ पे जो प्राइस था 70,000 वो हो चुका है 60,000। इन दिस केस आउट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ 12,000, तो जो भी 12,000 यहाँ पे मिला था सेल प्रोसीड किसको, तो राइट इशू को सेल करने के बाद ₹10,000 में भी अप्लाई टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट टू ब्रिंग द मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी मार्केट वैल्यू था उसके इक्वल में लाने के लिए यहाँ पे 12,000 में से 10,000 को एडजस्ट किया जाएगा, और जो बचा हुआ 2,000 है एंड द 2,000 वुड बी क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में कुछ भी प्रॉब्लम है, एक बार मैं फिर से आप लोग को समरी के रूप में बता दे रहा हूँ। देखिए
पहले साल 70,000 में परचेज करके रखा था, उसके बाद यहाँ पे राइट इशू हुआ, राइट इशू में ये कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो राइट इशू को जितना भी था वो सेल करके कितना इसे मिल गया 12,000 मिल गया। अब राइट इशू के करने के बाद यहाँ पे जो शेयर का प्राइस था वो डिक्लाइन होकर 60,000 हो गया, तो इस टाइम में कितना से डिक्लाइन हो रहा है, 10,000 से डिक्लाइन हो रहा है। तो जितना राइट इशू से मिला उसमें 10,000 के एक्सटेंड में इसे क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, और बचा हुआ जो भी सेल प्रोसीड से मिला उसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 1 था, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।